राम राम बेटी। चल, चलो देखो पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का क्या है आंसर इसका। हाँ, आकर। ठीक है, हाँ, डू डट डिड मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा करो। फर्स्ट फॉर्म होती है आकर। नेक्स्ट में आ जाओ। दिस एग्जाम्पल डजेंट हाउएवर एक्सप्लेन्स द सिचुएशन फुली। इसका आंसर क्या है? एक्सप्लेन आ जाएगा। ठीक है, डू डट डिड मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा करो, वो वाली जो बेस फॉर्म होता है। एक्सप्लेन्स जो होती है ना, ये सिंगुलर फॉर्म होती है, इसकी बेस फॉर्म होती है एक्सप्लेन, वो लिखो। नेक्स्ट का आंसर बताओ। मस्ट और ऑट टू दोनों मॉडल्स एक साथ नहीं आएंगे, इनमें से किसी एक को या तो रिमूव कर दो या एंड से जोड़ दो। या तो इनके बीच में एंड यूज कर लो या फिर दोनों में से किसी एक को रिमूव कर दो। ठीक है, जो सही लगे वो कर लो। अगला देखो। दो दे कुड हैव हेल्ड हिम दे लेट हिम फेल। हरिओ, इसको ऐसे समझना, दे लेट हिम फेल। अब देखो ये जो फेल वर्ब हमने यूज किया ना, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो ये वर्ब इंट्रांसिव होनी चाहिए। फेल वर्ब होती है इंट्रांसिव? हाँ, नहीं होती। मुझे तो लगता है होती है सेकंड फॉर्म में। देखो रिवीजन रिवीजन कर लिया करो, नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही मौज लो। फेल वर्ब सेकंड फॉर्म में इंट्रांसिव होती है, फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसिव होती है। ठीक है, फेल जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है उसका मतलब होता है गिराना, और उसके सेकंड थर्ड फॉर्म फेल्ड होती हैं। लेकिन जब फेल सेकंड फॉर्म होती है तो ये फॉल की सेकंड फॉर्म होती है और इंट्रांसिव होती है। अब अगर ये फेल सेकंड फॉर्म हो तब ये ठीक है, क्योंकि हमें वर्ब इंट्रांसिव चाहिए। अगर ये सेकंड फॉर्म होगी तो ये इंट्रांसिव होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी तो ये ट्रांसिव होगी। अच्छा, बस हमें ये देखना है क्या ये सेकंड फॉर्म हो सकती है या नहीं। अब अगर तुम पहले से जानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं। दे लेट हिम वेंट। दे लेट हिम वेंट, ये वेंट सही है गलत? क्या लिखना पड़ेगा? गो। अब देखो ये लेट हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, इसके साथ जो हम वेंट लिख रहे हैं ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, बेयर फॉर्म का इन्फिनेटिव। जब हम बिना टू के इन्फिनेटिव लिखते हैं तो बेयर फॉर्म होती है। कुल मिला के वो फर्स्ट फॉर्म में बात है। तो ये जो लेट है ना, ये मेन वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, बेस फॉर्म। अब जैसे हमने यहाँ पे लेट के साथ बेस फॉर्म यूज किया ना, तो यहाँ भी हम लेट के साथ बेस फॉर्म यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये फेल फर्स्ट फॉर्म हो गई। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म में फेल जो वर्ब होती है वो होती है ट्रांसिटिव। हमें वर्ब चाहिए इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव होती है सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म ये हो नहीं सकती। नेक्स्ट पे आ जाओ। फिफ्थ का आंसर अपने आप बताओ। गेट। गेट लिखो, गेट मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा करो, तो गेट के बजाय गेट लिखो। अगला देखो। आई हैवंट एनी टाइम लेफ्ट सो लेट मी गो नाउ। ये हैवंट वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। कैसे बदल गया? हेल्पिंग वर्ब भी है, नॉट लिखा उसके साथ। ठीक है, तो नॉट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा जाता है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद कहीं ना कहीं पे मेन वर्ब आनी चाहिए थर्ड फॉर्म में। अच्छा, मेन वर्ब कोई लिखी नहीं है। एनी टाइम जो है वो नाउन है। लेफ्ट जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव जो टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए है। तो मेन वर्ब कोई है नहीं, मेन वर्ब के बगैर हेल्पिंग वर्ब गलत हो गई। अब या तो कोई मेन वर्ब लिखो और नहीं तो इसको लिख दो डोंट हैव। आई डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट। तो हेल्पिंग वर्ब उसको बिना मेन वर्ब के मन लिखा करो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर अपने आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। ये क्या पहन के आया है तू? क्या पहन गया है? नहीं, अबे ठीक है, गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब कपड़े थोड़ी उतरते चले जाएंगे हैं। देखो इसको, देखो आधा पैंट पहन के आया। हाँ, छुप के बैठ, समझा? नहीं, पागल है। टीचर ऐसे कपड़े पहन के आए क्लास में पढ़ाने तो सोचेगा ना। अभी तो बेटा कुछ गर्मी नहीं है, अभी बारिश होने दे, फिर गर्मी होगी असली वाली, तब क्या करेगा? क्लास में कपड़े ढंग के पहन के आया करो। नए पहनो, पुराने पहनो, फैशनेबल पहनो, कैसे पहनो, लेकिन पूरे आधे नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो। सेवंथ का आंसर बताओ। अबे सेवंथ का आंसर बता दो। अब ये नहीं पता होगा फैशन के दीवानों को। हाँ,
शुड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, अफ्रेड एडजेक्टिव हो गए, मेन वर्ब है नहीं कोई, लिख दो। एडजेक्टिव है तो उससे पहले लिंकिंग वर्ब भी आएगी, तो या तो बी लिख दो या गेट लिख दो। तो अफ्रेड एडजेक्टिव होता है और अपना समझ लो जल्दी से। गेट चेंज इन स्टेट होता है, बी स्टेट होती है बेटा। अगला देखो, सम मेंबर्स आर नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल। ये क्वेश्चन हम लोग कल ही डिस्कस कर रहे थे, अगर बी की फॉर्म के साथ में कोई मेन वर्ब लिखोगे तो आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में। अभी आर बी की फॉर्म में, इसके साथ अगर एग्री वर्ब लिखोगे तो या तो एग्रींग लिखो या एग्रीड लिखो। अच्छा, कल हमने पढ़ा कि दोनों ही नहीं लिख सकते। एग्री स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, आईएनजी फॉर्म बनेगा नहीं, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, पैसिव भी बनेगा नहीं। तो इसका मतलब वर्ब को तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो अब हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो आर की जगह लिख दो डू। सम मेंबर्स डू नॉट एग्री। अगला देखो, ईच मेंबर हैज हैव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हैड, हैज, हैड। हैव की फॉर्म्स के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा करो, तो हैज के साथ लिखो हैड। अगला देखो, ही फेल हिज ओपोनेंट विद अ सिंगल ब्लो इन द लास्ट गेम। ये जो फेल वर्ब हम इस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, ट्रांसिव होनी चाहिए या इंट्रांसिव? ट्रांसिव होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है इज ओपोनेंट। ट्रांसिव होती है वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में होती है। देखो, फेल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसिव होती है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो ही के साथ फेल्स लिखा होता है एक। दूसरा, यहाँ पे हमने जो टाइम फ्रेज लिख रखे हुए है लास्ट गेम, लास्ट गेम का मतलब पास्ट, तो पास्ट का मतलब ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म में, तब तो ये इंट्रांसिव हो गई। हमें वर्ब ट्रांसिव चाहिए, तो इसको हटाओ, फेल्ड लिखो। ही फेल्ड इज ओपोनेंट। अगला देखो, द मैनेजर एंड ऑल अदर स्टाफ केप्ट क्वाइट साइलेंटली एज लॉन्ग एज द चेयरमैन वाज प्रेजेंट। यहाँ पे जो हमने कीप वर्ब लिखी है, इसके थ्रू हम क्या रेफर कर रहे हैं? एक्शन डन बाय देम और स्टेट ऑफ देम। स्टेट, अगर हम कीप वर्ब का यूज स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए करें तो ये लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएंगे। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब। एडजेक्टिव साइलेंटली होता है, साइलेंट। साइलेंट, तो साइलेंट लिख दो। अगला देखो, अ रेडियो सिग्नल वाज सेंट टू द स्पेसक्राफ्ट। इसका आंसर अपने आप बताओ। सेंट, ये जो सेंड लिखा है ये बेस फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म नहीं होती है। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखा करो, सेंट, SENT। अगला देखो, some people have not enough courage to face the challenges manfully। अब देखो, हैव नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, करेज नाउन हो गया, मेन वर्ब फिर से नहीं लिखी, तो या तो कोई मेन वर्ब लिखो अपने पास से, और नहीं तो इसको लिख दो डोंट हैव। सम पीपल डोंट हैव एनफ करेज। हेल्पिंग वर्ब्स को बिना मेन वर्ब के मत लिखा करो। 14th का आंसर अपने बताओ। मेड, मेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म मेड होती है, मेक्ड कोई वर्ब होती नहीं है। अगला देखो, 15th क्वेश्चन में जो हमने बिगन लिखा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आएगी नहीं, तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो कोई लिखी नहीं है, ठीक है। अच्छा, या तो परफेक्ट टेंस बनाओ या पैसिव वॉइस बनाओ। पैसिव वॉइस बना देंगे तो इसका मतलब ही को बिगन किया गया, जो कि गलत हो जाएगा, तो पैसिव बना नहीं सकते। पास्ट परफेक्ट भी लिख नहीं सकते, क्योंकि सिंगल एक्शन पास्ट परफेक्ट में आएगा नहीं, तो इसको सेकंड फॉर्म लिख दो, इसकी जगह बिगेन लिखो। थर्ड फॉर्म्स बिना हेल्पिंग वर्ब के मत लिखा करो। यहाँ पे लिखो ही बिगेन हिज पॉलिटिकल करियर एज ए स्टूडेंट। 16th का आंसर अपने आप बताओ। अब देखो, जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, आयरन इज बीटन एंड फ्लैटन इनटू थिन शीट्स, जो भी। अब हमें पता है जो सब्जेक्ट है ये डूअर नहीं है, चूंकि ये डूअर नहीं है तो हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस लिखेंगे इसके साथ। पैसिव वॉइस लिखेंगे तो हमें बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अब ये रही बी और ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनमें से जो बीटन है, ये एक वर्ब होती है, और उसके सेकंड फॉर्म बताना। बीट की सेकंड फॉर्म तो बता चुटको, बीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? यहां से जो ग्रामर की बुक मिली है उसमें दे रखी है वर्ब की फॉर्म्स, पढ़ लो अगर नहीं आती हैं। आती भी है नहीं, पढ़ेंगे भी है नहीं। बीट, बीट, बीटन, तो बीट की सेकंड फॉर्म बीट होती है, थर्ड फॉर्म बीटन होती है, तो ये जो थर्ड फॉर्म ने बीटन लिख रखी है तो ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फ्लैटन की। ये जो वर्ब फ्लैट होती है, ये कोई वर्ब नहीं होती है, एडजेक्टिव होता है। ये डिस्क्रिप्शन है, ये कोई एक्शन नहीं है। इसको हम वर्ब बनाएंगे तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, फ्लैटन। अब ये जो वर्ब बनी है कौन सी फॉर्म में? बेस फॉर्म। अब अगर ये बेस फॉर्म है तो हमें पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म के लिए फ्लैटेंड लिखो।
तो जब हम कभी किसी नाउन या एडजेक्टिव को वर्ब बनाते हैं तो वो जो एन ई एन लिखा होता है वो थर्ड फॉर्म नहीं, वो बेस फॉर्म होती है। तो लिखो फ्लैटेंड। अगला देखो। हाँ, 17th क्वेश्चन में हमें कैसी वर्ब चाहिए, ट्रांसिव या इंट्रांसिव? इंट्रांसिव। ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन देयर, देन यूज ले, एल ए वाई, लेट की जगह लिखो ले। और ये जो ले लिखा है फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म? सेकंड फॉर्म। लाई के सेकंड फॉर्म ले इंट्रांसिव होता है, वही है। 18th का आंसर समझ में आएगी, और कल ही डिस्कस कर रहे थे। अरे 18th का आंसर इज डूइंग एंड विल डू। इज हेल्पिंग वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, तो अलग अलग लिखो। इज डूइंग एंड विल डू। अगला भी वैसे हो जाएगा। वी हैव ऑलवेज बीन एंड शैल ऑलवेज बी विद आवर फ्रेंड्स। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, बीन लिखो। शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, बी, वो लिखी हुई है। अगला देखो। इट हैज एंड मे हर्ट अस मोर इन द फ्यूचर। इट हैज हर्ट एंड मे हर्ट। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, भले वो एक ही फॉर्म होती है, तो उसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, लेकिन अलग अलग लिखनी पड़ेंगी। 21st भी आंसर आसानी है। हाँ, प्रिडिक्ट्स। देखो एंड के बाद जो हमने वर्ब यूज किया ना प्रेडिक्ट, उसके साथ सब्जेक्ट नहीं लिखा, उसका सब्जेक्ट असल में जेसन ही है। तो अगर जेसन सब्जेक्ट है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करो, प्रेडिक्ट्स। 22 का आंसर था आई एम रीडिंग, आई एम नॉट वेल, हाँ, बट आई एम ट्राइंग हार्ड। तो ये जो इज ट्राइंग हम वर्ब फ्रेज लिख रहे हैं ना, इसका सब्जेक्ट जो है वो आई है, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो इज नहीं आएगा, एम आएगा। 23rd देखो। आई एम रेस्टिंग एट होम एंड इज रीडिंग अ बुक। अब एम लिखना हालांकि कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर लिखा हो तो भी ठीक है, ना लिखा हो तो भी ठीक है, क्योंकि जो पहले वाला एम है वो भी हेल्पिंग वर्ब भी है। तो जो हमने पहले एम लिख रखा वो भी हेल्पिंग वर्ब है, बाद में लिखोगे वो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इसको लिखना कंपलसरी नहीं है, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिख दोगे तो भी ठीक है। अगला देखो। हिज नेम इज सिद्धार्थ बट एवरीवन कॉल्स हिम। व्हाट डज एवरीवन कॉल हिम या हाउ डज एवरीवन कॉल हिम? व्हाट का रिप्लाई चाहिए, हाउ का रिप्लाई तो चाहिए नहीं, तो एज हमने गलत लिख दिया, से हटा दो। एज का यूज तब क्या करो जब हमें एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज की जरूरत हो। अगला देखो। सच इंसिडेंट्स मस्ट बी हैंडल्ड विद ग्रेट केयर। हैंडल्ड, मस्ट बी हैंडल्ड, ठीक है। इंसिडेंट्स जो है वो हैंडल नहीं करेंगे, उनको हैंडल किया जाएगा, तो पैसिव वॉइस बना के लिखो, बी हैंडल्ड। 26 क्वेश्चन में लिखे गए वर्ब एक्टिव फॉर्म की है पैसिव? देख के नहीं बोलते तुम लोग क्या है? कैन इंटरप्रेट वर्ब एक्टिव है या पैसिव? एक्टिव है। सब्जेक्ट उसका डूअर है या कोई और? वर्ड्स इंटरप्रेट करेंगे, वर्ड्स को इंटरप्रेट किया जाएगा? वर्ड्स को इंटरप्रेट किया जाएगा, मतलब वर्ड्स इंटरप्रेट नहीं करेंगे, तो वर्ब जो है उसका डूअर सब्जेक्ट नहीं है, कोई और है, तो पैसिव लिखो। अब पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी थर्ड फॉर्म से पहले बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अगर कैन के बाद बी की फॉर्म लिखनी हो तो कौन सी लिख पाओगे? मॉडल। मॉडल्स का बेस फॉर्म आती है तो बी, तो कैन बी इंटरप्रेटेड। अगर वर्ब का सब्जेक्ट नहीं कोई और डूअर हो तो पैसिव वर्ब लिखा करो, कैन बी इंटरप्रेटेड। अगला देखो। दे बिलीव्ड। बिलीव, थिंक, कंसीडर, ये वर्ब्स हमारी मेंटल स्टेट डिस्क्राइब करती हैं, इनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में मत लिखा करो, लिखो दे बिलीव्ड। अगला देखो। देयर आर सम इश्यूज दैट दे आर नॉट एग्री ऑन। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, और इससे पहले एक क्वेश्चन और भी था कोई है, 8 था, हाँ 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 28 सेम है, जो हमने करेक्शन वहां पे किया था ना, आर नॉट एग्री की जगह लिखा था डू नॉट एग्री, वही यहाँ पे करना है। तो लिखो दैट दे डोंट एग्री ऑन। बी के साथ में वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में लिखा करो या थर्ड फॉर्म में लिखा करो। एग्री वर्ब को ना हम आईएनजी फॉर्म में लिख पाएंगे ना थर्ड फॉर्म में लिख पाएंगे, तो सीधे इसको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो। अगला देखो। द प्रॉब्लम लेज इन डिसाइडिंग व्हेन टू स्टॉप। लाइज। इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, ले वर्ब ट्रांसिटिव होती है, उसको हटाओ, लाइज लिखो, LIES। इस सर्कुलेटेड वर्ब एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस में। सब्जेक्ट डूअर है कोई और? सब्जेक्ट ही डूअर है। हार्ट जो होता है वो सर्कुलेट करता है ब्लड को, हार्ट को कोई सर्कुलेट नहीं करता, हार्ट सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो अगर ये डूअर है तब तो वर्ब एक्टिव आनी चाहिए थी। इस सर्कुलेटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव बनाओगे तो सर्कुलेट्स लिखना पड़ेगा, द हार्ट सर्कुलेट्स।
कॉन्टिन्यूस क्यों बनाओगे बच्चे? टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव बना दो। अब ऐसा तो यहाँ पे कोई हिंट है नहीं कि हमें टेंस चेंज करना है, तो क्यों अननेसेसरली टेंस क्यों चेंज करोगे? 31st देखो, इट हैपेंड अ फ्यू इयर्स अगो बट ब्रॉट टू आवर नोटिस जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो। अब देखो ये जो हमने हैपेंड और ब्रॉट दोनों वर्ब लिखी है ना, इन दोनों का सब्जेक्ट अभी इट है, ठीक है। अब हैपन वर्ब तो इंट्रांसिटिव है, उसका तो पैसिव वैसिव का छोड़ो। ब्रॉट वर्ब जो है ना, डूइंग वर्ब है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ये डूइंग है, इसमें हमेशा कोई ना कोई डूअर होता है। अब इसका सब्जेक्ट है इट, हमें ये देखना है कि जो इट हमारा सब्जेक्ट है, क्या वो ब्रिंग वर्ब का डूअर है या कोई और। हमारे नोटिस में जो वो घटना है इट, वो खुद को लेकर आई होगी या कोई और उस घटना को हमारे नोटिस में लाएगा? कोई और ही लाएगा। तो इसका मतलब ये जो इट हमने लिखा हुआ इस वर्ब का डूअर नहीं है। अब वर्ब डूइंग है तो कोई ना कोई तो डूअर होगा, अगर सब्जेक्ट नहीं है कोई और है तो उसको पैसिव वॉइस में लिखो, वॉज ब्रॉट, वॉज ब्रॉट। हरिओम। 32nd का आंसर अपने बताओ। वर सेंट, द थीव्स सरेंडर्ड एंड वर सेंट टू जेल। तो सरेंडर और सेंट दोनों वर्ब के सब्जेक्ट थीव्स हैं, एक वर्ब के वो डूअर है, एक का डूअर कोई और है। तो जिसके वो डूअर है सरेंडर्ड वर्ब, उसको एक्टिव रहने दो, जिसके वो नहीं कोई और डूअर है उसको पैसिव कर दो, वर सेंट। 33rd सेम क्वेश्चन है जो कल डिस्कस किया था, आंसर बताओ। शुड बी अलाउड टू स्पीक, जो लेट हिम स्पीक लिखा है ना, इसको पैसिव वॉइस में लिख दो, शुड बी अलाउड टू स्पीक। 34th, मच ऑफ द मीनिंग शुड बी इंप्लाइड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अब देखो इंप्लाई और इन्फर वर्ब का जो हमने कल डिफरेंस डिस्कस किया था, उसके हिसाब से इंप्लाई का मतलब होता है इंडिकेट और इन्फर का मतलब होता है अंडरस्टैंड। यहाँ पे जहां पर हमने इंप्लाइड लिखा है, अगर हम यहाँ पे अंडरस्टूड या इंडिकेटर लिखना चाहें तो हमें क्या लिखना चाहिए? मच ऑफ द मीनिंग शुड बी अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट या मच शुड बी इंडिकेटेड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट? अंडरस्टूड, तो इन्फर्ड लिख दो, INFERRED। तो इन्फर का मतलब अंडरस्टैंड होता है और इंप्लाई का मतलब इंडिकेट होता है। अगला देखो, द स्टेटमेंट लॉजिकली इन्फर्स अ सर्टेन कंक्लूजन। द स्टेटमेंट, नहीं एक मिनट, 35th देखना पहले। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम सच एविडेंस और इट इज डिफिकल्ट टू इंडिकेट एनीथिंग फ्रॉम सच एविडेंस। इंडिकेट तो नहीं आना चाहिए, वैसे अंडरस्टैंड आना चाहिए। एविडेंस से तो हम कंक्लूजन निकालते हैं ना, एविडेंस तो सबूत होता है, उसके बेसिस पर हम कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड मीनिंग होना चाहिए इन्फर, मतलब इन्फर अंडरस्टैंड होना चाहिए इंडिकेट, कायदे से तो अंडरस्टैंड ही होना चाहिए, तो इन्फर लिख दो। इट इज डिफिकल्ट टू इन्फर एनीथिंग फ्रॉम सच एविडेंस, मतलब ऐसा कोई एविडेंस है जिसके बेसिस पर कोई कंक्लूजन लिया नहीं जा सकता, मतलब हम कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो वैलिड नहीं है। अगले पे आ जाओ। द स्टेटमेंट लॉजिकली इन्फर्स अ सर्टेन कंक्लूजन, द स्टेटमेंट लॉजिकली इंडिकेट्स अ सर्टेन कंक्लूजंस और इन्फर्स। अब देखो स्टेटमेंट कोई पर्सन तो है नहीं जो अंडरस्टैंड करेगा या कंक्लूड करेगा, ठीक है, वो केवल हिंट कर सकता है, मतलब स्टेटमेंट में कुछ ऐसे हमारे लिए हिंट हो सकते हैं कि हम उससे इन्फर करें। तो जो स्टेटमेंट है वो इन्फर नहीं करेगा, इन्फर करेंगे बाकी लोग स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे लिखो इंप्लाइज, IMPLIES। इंप्लाइज का मतलब होता है इंडिकेट्स। द शिप डाउन टू द बॉटम ऑफ द सी, सैंक, SANK, सैंक। अब देखो ड्राउन का मतलब होता है टू डाई बिकॉज ऑफ बीइंग अनएबल टू ब्रीथ, सांस वांस नहीं ले पाना, उसकी वजह से मर जाना, ठीक है। अच्छा, अब सांस वो लोग लेते हैं जो या तो इंसान हो या फिर एनिमल्स हो, ठीक। शिप तो ब्रीथ करता नहीं है, तो अगर वो ब्रीथ नहीं करता तो ड्राउन भी नहीं कर सकता, उसके लिए वर्ब सिंक यूज किया करो, SANK, सैंक। 38th, these drugs can sometimes affect miraculous cures। अब देखो अफेक्ट वर्ब जो होते हैं ना, इसका मतलब या तो होता है प्रिटेंड या होता है इम्पैक्ट। देखो इनमें से कौन सा मीनिंग यहाँ पे हमें यूज करना होगा? These drugs can sometimes pretend miraculous cures और impact miraculous cures, या cause, एक तीसरा भी ट्राई करके देख लेना, cause। क्योर इलाज हो गया, दवाई जो होती है वो इलाज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीनिंग होना चाहिए वो होना चाहिए कॉज, कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका जो इलाज, मतलब जिनका जो असर होता है ना वो मिराकुलस होता है, चमत्कारी इफेक्ट होता है उनका, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे अफेक्ट हटाओ और इफेक्ट लिखो। अब वो जो इफेक्ट वर्ड होता है ना वो वर्ब भी होता है, यहाँ पे जो हम इफेक्ट यूज करेंगे ना वर्ब है और उसका मतलब है कॉज। अगला देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। नाउ वी नीड अ नाउन इन दिस सेंटेंस।
हैव मेन वर्ब हो गई, एन आर्टिकल हो गया, उसके बाद हमें नाउन चाहिए। अब ये जो अफेक्ट है ना, ये नाउन नहीं केवल वर्ब होता है, जहां नाउन की जरूरत हो वहां हमेशा इफेक्ट लिखा करो, तो इफेक्ट लिख दो। अगला देखो, द फील्ड्स अराउंड हैव बीन सॉन विद वेट। अब हमने पढ़ा एस ए डब्ल्यू सॉ जो होता है ना, इसका मतलब आरी से काटना होता है, एस ओ डब्ल्यू सो का मतलब बोना होता है। फील्ड्स के साथ क्या किया गया होगा, बोया होगा खेतों को, या काट दिया गया होगा आरी ले जाके, तो एस ओ डब्ल्यू एन लिखो। द फील्ड्स अराउंड हैव बीन सॉन विद वेट होता है तब तो सबको ही मतलब पता है, सतह, ठीक है। जब ये नाउन होता है ना, तो इसका मतलब होता है अपीयर। तो सरफेस का मतलब होता है किसी चीज का सामने आना, पेश होना, प्रकट होना, ये सब। अच्छा, जब हम इसको रिसर्फेस लिख देंगे तो इसका मतलब होगा रीअपियर, फिर से सामने आना किसी चीज का। अब एक चीज देखो, ये मीनिंग डूइंग का है या हैपनिंग का? हाँ, हैपनिंग। अगर ये मीनिंग हैपनिंग का है तो वर्ब ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव? इंट्रांसिटिव वर्ब है अगर ये, तो देखो सेंटेंस में क्या गलत हुआ होगा। अगर ये वर्ब इंट्रांसिटिव है तो सेंटेंस पढ़ो और देखो उसमें क्या गलत हो गया, पैसिव बना दिया, गलत हो गया, ठीक है। तो इंट्रांसिटिव है, उसके पैसिव नहीं बनते, तो वर्ब को एक्टिव फॉर्म में लिखो। ये वर्ब जो लिखा है ना उसे हटा दो, रिमूव वर्ब। सिंपली ऐसे लिखो, डाउट्स दैट हैज सबमर्ज्ड योर माइंड सडनली रिसर्फेस्ड, कि मतलब उसके दिमाग में कुछ डाउट्स ऐसे रहे होंगे जो पहले गायब हो गए होंगे, फिर वो बाद में दोबारा सरफेस पे आ गए। तो जो हैपनिंग वाली वर्ब्स होती हैं वो सारी इंट्रांसिटिव होती हैं, उनका पैसिव मत बनाया करो। 43rd का आंसर अपने आप बताओ। प्रैक्टिस नाउन, नाउन वाली यहाँ, ठीक है, हाँ, सीई। टेक्स हमारी मेन वर्ब हो गई, अ लॉट ऑफ डिटर्मिनर हो गया। अब उसके बाद हमें नाउन लिखना है, तो ये जो हमने प्रैक्टिस लिख रखा है ये वर्ब वाली स्पेलिंग है, नाउन वाली स्पेलिंग होती है सीई। आई हैव लेन माई बुक्स ऑन द टेबल एवरी नाइट फॉर ईयर्स। लेड, माई बुक्स ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव वर्ब आएगी, लेन वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, गलत हो गई तो लेड लिखो, आई हैव लेड माई बुक्स। 45th, द प्राइसलेस ट्रेजर्स वर कास्टेड इनटू द नाइल। कास्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, कट कट कट, पुट पुट पुट, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कास्ट का मतलब क्या है वैसे, इस सेंटेंस में कास्ट का मतलब क्या होगा? हाँ, घेर देना। ये क्या होता है घेर देना? अबे देहाती ससुर, तुम नहीं सुधरोगे कभी। आज तक कभी सुना कहीं पे घेर देना है? यार, तेरा मुंह, उल्लू कहीं के। पहले घेर देना बोला था ना, घेर देना बोला था पहले। हाँ, फेंक देना, शेप देना। अच्छा, फिर तो तुम ज्यादा ही गलत हो, इससे तो घेर देना ही सही था। इस कास्ट का मतलब है फेंक देना। कास्ट का मतलब थ्रो भी होता है, कास्ट का मतलब मोल्ड करना भी होता है, ढालना भी होता है, कास्ट का मतलब प्रोजेक्ट करना भी होता है, कास्ट का मतलब फेंकना भी होता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, जो उनके पास प्राइसलेस ट्रेजर्स खजाना था ना, वो उन्होंने नाइल रिवर में फेंक दिया। नील नदी है उसमें, उन्होंने उसको फेंक दिया, थ्रो कर दिया। अगला देखो, सेवरल ऑफ हिज पेंटिंग्स हैंग्ड इन द टेटी गैलरी। हंग, हंग का मतलब टांगना, सस्पेंड करना, लटकाना, ये सब। द किड्स हैव बीन राइजन ऑन अ डाइट ऑफ हैमबर्गर्स। नहीं 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 नहीं, एक और है, ही वॉज द लास्ट मैन टू बी हंग फॉर मर्डर। अब आएगा हैंग्ड। हैंग्ड का मतलब फांसी देना। अब देखो, ये जो 48 क्वेश्चन है ना, इसमें जो हमने वर्ब लिखी है हैव बीन रिजन, ये वर्ब पैसिव है। अच्छा, हमने पढ़ा कि राइज वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, उसका पैसिव वैसिव बन नहीं सकता, तो ये गलत हो गया कुल मिला के, ठीक है। हैव बीन रिजन हमें पैसिव में लिखना नहीं चाहिए था। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वर्ब चेंज कर दें, ठीक है, या हम इसको एक्टिव बना दें। अब क्या करोगे, इस वर्ब को जो पैसिव है एक्टिव फॉर्म में लिखोगे, या इसको चेंज करके वर्ब भी चेंज, मतलब दूसरी वर्ब लिखोगे पैसिव इसमें? अब इस कॉन्टेक्स्ट में वर्ब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि राइज का मतलब होता है उगना, उठना, बढ़ना, वो एक भी मीनिंग यहाँ पे टैली नहीं करेगा। अच्छा, रेज वर्ब का हमने एक मीनिंग पढ़ा था, ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे वही मीनिंग चाहिए, जैसे बच्चे हैं उनको पाला पोसा गया, क्या खिला के पाला पोसा गया, हम वो बता रहे हैं, हैमबर्गर्स खिला के पाला पोसा गया, ठीक है। तो वो जो रेज वर्ब होती है ना, उसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग अप, और इस सेंटेंस में वही मीनिंग चाहिए। अच्छा, रेज ट्रांसिटिव वर्ब होती है तो उसका पैसिव भी बन जाएगा, तो रीजन हटाओ, रेज्ड लिखो। द किड्स हैव बीन रेज्ड ऑन अ डाइट ऑफ हैमबर्गर्स। अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ और रहा होता तो हम इस वर्ब को पैसिव से एक्टिव बना के भी सही कर लेते। अगला देखो, BORN बॉर्न, जन्म होना, ठीक है। अगला देखो, अब देखो जैसे हमने लिखा थे थॉट हर, व्हाट डिड द थिंक हर, या हाउ डिड द थिंक हर।
व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई या तो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। एज तब लिखा जाता है जब हमें एडवर्ब की जरूरत हो, एडवर्ब ना ऑब्जेक्ट हो सकता है ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तो इस एज को रिमूव कर दो। अब देखो होगा क्या, ये थर्ड वर्ब हो गई, हर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। काइंड एंड जनरस से दोनों जो एडजेक्टिव है ना वो हर ऑब्जेक्ट के अपने कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। नेक्स्ट पे आ जाओ। फ्यू बिजनेसेस आर फ्लोरिश इन सच एन इकोनॉमिक क्लाइमेट। फ्लोरिश का मतलब बताओ एक बार। अबे फ्लोरिश वर्ब का मतलब बता दो। टू डेवलप, ये मतलब होता है इसका। डिफरेंस बस इतना होता है कि डेवलप वर्ब जो होती है ना, ये डूइंग भी होती है और हैपनिंग भी होती है, तो हम उसको ट्रांसिटिवली इंट्रांसिटिवली दोनों तरीके से यूज कर लेते हैं। फ्लोरिश वर्ब केवल हैपनिंग होती है, तो इसलिए ये केवल इंट्रांसिटिव रह जाती है और ये ट्रांसिटिव नहीं होती। तो फ्लोरिश का मतलब फलना बढ़ना, ठीक है, ये होता है। डेवलप इसकी इंग्लिश मीनिंग हो गई। अब बस ध्यान ये रखना है कि ये वर्ब केवल इंट्रांसिटिव है क्योंकि ये हैपनिंग है, वो डूइंग और हैपनिंग दोनों होती है। उसका मतलब डेवलप करना भी होता है, डेवलप होना भी होता है। फ्लोरिश का मतलब केवल फ्लोरिश होना होता है, करना नहीं। तो फ्लोरिश वर्ब हमेशा इंट्रांसिटिव होती है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। अभी जो हमने लिखा ना आर फ्लोरिस्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है पैसिव वॉइस का। अब हमें लिखना है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो फ्लोरिश। फ्यू बिजनेसेस आर फ्लोरिश इन सच एन इकोनॉमिक क्लाइमेट। 52nd क्वेश्चन में देखो हमें वर्ब की जरूरत है पार्टिसिपल की। वर्ब की हैज हेल्पिंग वर्ब है ना, उसका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो जो बी आर एन बॉन्ड लिखा है ना, इसमें ई लगा दो। जहां वर्ब की जरूरत हो वहां हमेशा बी आर एन ई बॉन्ड लिखा करो। और यहाँ पे इस बॉन्ड का मतलब टॉलरेटेड हो जाएगा, सी एस बॉन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसने कैरी हो जाएगा वैसे, कि जितनी जिम्मेदारियां वो सारी उसने कैरी की। 53rd सेंटेंस में वर्ब ट्रांसिटिव चाहिए या इंट्रांसिटिव। अब देखो साइंड वर्ब के बाद ना हमने प्रेपोजिशन लाइक लिख रखी है, और वो जो ग्लास नाउन है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब वर्ब तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वर्ब इंट्रांसिटिव हो गई। अब इंट्रांसिटिव और साइंड नहीं होती, शोन होती है। द डार्क पॉलिश वुड शोन लाइक ग्लास। शोन का मतलब चमकना, साइंड का मतलब चमकाना। अगला देखो, इसका आंसर अपने बताओ। अब आएगा शाइंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है ना शूज, तो ऑब्जेक्ट लिख रखा है ट्रांसिटिव वर्ब आएगी, तो शोन की जगह शाइंड लिख दो। अगला देखो, आई विश मोबाइल फोन्स हैड नेवर बीन डिस्कवर्ड। मोबाइल फोन डिस्कवरी है इन्वेंशन है। तो डिस्कवरी या इन्वेंशन ये तो नहीं पता, लेकिन बवाल तो है से। तो खैर यहाँ पे इन्वेंशन लिखो, इन्वेंटेड। ठीक है, आई विश मोबाइल फोन्स हैड नेवर बीन इन्वेंटेड। अगला देखो, वी नीड टू राइज पब्लिक अवेयरनेस। हाँ, रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑब्जेक्ट हो गए, ट्रांसिटिव वर्ब आएगी, राइज एंड ट्रांसिटिव होती है, इसके लिए रेज। वी नीड टू रेज पब्लिक अवेयरनेस। साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग टू इन्वेंट अ क्योर फॉर स्वाइन फ्लू। अब देखो ये जितनी वैक्सीन होती हैं, मेडिसिन होती है ना, ये सब डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशन नहीं होती। मतलब ये ऐसे केमिकल प्रोपोर्शंस होते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही नेचर में होते हैं, हम केवल उन्हें पता लगाते हैं, ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी वैक्सीन या मेडिसिन होती हैं, ये सब डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिखा ना टू इन्वेंट अ क्योर, इसको लिखो टू डिस्कवर अ क्योर। अगला देखो, शैल आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू माई होस्ट फैमिली। ये पर्सन कहीं से आ रहा है या कहीं जा रहा है? हाँ, वो देखो पीछे बैठे देहाती हो कह रहे आ रहा है। अरे, तुम्हें होस्ट का मतलब भी पता है क्या होता है? हाँ, कौन कह रहा था आ रहा है? अगर ये होस्ट के यहाँ जा रहा है तो इसका मतलब गेस्ट हो गया। अगर एक गेस्ट हो गया तो ये जा रहा है कहीं। अगर ये जा रहा है तो वर्ब ब्रिंग नहीं, टेक यूज करो। शैल आई टेक अ गिफ्ट, टेक टू समवेयर, ब्रिंग्स फ्रॉम समवेयर। अगला देखो, मिस्टर जेसन टुक अ न्यू गेम फ्रॉम द मार्केट फॉर हिज ओनली सन। अब आएगा ब्रॉट। ब्राउट नहीं होता देहाती, इतने से सिर्फ पागल है। काउट, ब्राउट, बाउट, दरभंगा का है क्या तू? है, क्यों बे, मुजफ्फरनगर का है? बाउट, काउट, कुल्ड,
हाँ कुल्ड, ये ब्रॉट, ठीक है, कॉट और बॉट है, बाउट। अबे सोच तो सही, आदमी कितना हंसेगा कि मेट्रो में कह दिया तूने, लोग वहीं पे लोटपोट हो जाएंगे मेट्रो के फ्लोर पे। दिल्ली है ये 2021 की। अगला देखो, एक बच्चा था, उसने एक बार कुल्ड बोला, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने कहा तू कहाँ का है, कैसे मुखर्जी नगर आ गया मुंह उठा के। ये तो बेसिक चीज होती है, तो स्कूल वाले ने थोड़े दिन भी पढ़ा होगा तो बता दिया होगा टीचर ने कुड होता है। और ये तो ऐसी चीज होती है कोई इसको इग्नोर भी नहीं करता। अब जैसे इधर वर्ड है, अब इसका तो चलो प्रोनाउंसिएशन है इधर आइदर दोनों होते हैं, ठीक है। मैं भी पहले आइदर ही बोलता था, फिर बाद में मैंने अपना स्विच कर लिया फॉर द सेक ऑफ ऐसे ही मजे में। तो अब मैं इधर बोलने लग गया, नहीं तो पहले मैं इसको आइदर प्रोनाउंस करता था। अच्छा, जब मुझे कंफ्यूजन हो गया दोनों में से सही क्या होता है, आई टैलीड इन द डिक्शनरी एंड आई फाउंड दैट बोथ आर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। दोनों सही प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कुछ लोग अपना इधर यूज करते हैं, कुछ अपना इधर यूज करते हैं। अब आज के टाइम में जो नई जनरेशन आ रही है, दे कॉल इट इधर। हमारे टीचर्स वगैरह जो पुराने रहे, दे वुड कॉल इट आइदर। तो ये तो चलो ऐसा है कि वो एक्सेप्टेबल है, दोनों बोली जाती हैं, दोनों सही भी होती हैं। अबे इसे तो कुल्ड कोई नहीं बोलता दुनिया में कहीं। नाटक। चलो अगला देखो, द टीचर डिडंट टेक टेस्ट टुडे, गिव लिख दो, द टीचर डिडंट गिव टेस्ट टुडे। ठीक है, हैड लिख दो, द मैन हैड अ हॉरिबल ड्रीम। हर्बल तो नहीं लिख लिया तुम में से किसी ने, हैं? हर्बल ड्रीम, ऑर्गेनिक ड्रीम। द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। अब देखो यहाँ पे एक वर्ब होती है फ्लाई, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। ये वर्ब की फॉर्म्स वैसे ग्रामर वाली बुक में दे रखी है, कंफ्यूजन हो तो पढ़ लेना। तो ये फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है। फिर एक वर्ब यहाँ पे होती है फ्लो, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोड। गलती हमसे ये होती है कि हम फ्लो की थर्ड फॉर्म फ्लोड लिखने के बजाय फ्लोन लिख लेते हैं, ठीक है, बस इतनी गलती होती है। अब इसको अपना आगे से ध्यान रखना कि फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, फ्लो फ्लोड फ्लोड होता है। रिवर जो होती है वो फ्लाई नहीं करती, वो फ्लो करती है, तो उसके साथ थर्ड फॉर्म लिखनी हो तो फ्लोड लिखो। तो इसको लिखो, द रिवर हैज ओवरफ्लोड। तो फ्लोन जो होता है वो फ्लाई की थर्ड फॉर्म होता है, रिवर्स डोंट फ्लाई, हेंस डोंट यूज फ्लोन, यूज फ्लोड इंस्टेड। अगला देखो, these celestial objects have been existing। अब देखो हैव बीन एग्जिस्टिंग जो हमने लिखा ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये एग्जिस्ट वर्ब स्टेट होती है। एग्जिस्ट करना कोई डूइंग या हैपनिंग नहीं है, वो स्टेट है। तो जो वर्ब स्टेट डिस्क्राइब करते हैं उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस मत लिखा करो, और जिसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बनता। तो परफेक्ट टेंस लिखो हैव एग्जिस्टेड। जिन वर्ब्स का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी मत लिखा करो, तो लिखो हैव एग्जिस्टेड। अगला देखो, आई कुड फाउंड नो मिस्टेक। अब देखो मान लो इस सेंटेंस में कुड ना लिखा हो, तब तब ये सही। अगर कुड ना लिखा हो तब ये सही, और कुड लिख दोगे तो ये गलत। कुड लिखोगे तो इसको फर्स्ट फॉर्म मानना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म में इसका मतलब होता है ले द फाउंडेशन, स्थापना करना, जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फाइंड लिखो, आई कुड फाइंड नो मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ये बच्चा बताएगा जो सामने बैठा। बता बेटा, क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ और पता कर इसमें क्या गड़बड़ होगी, नहीं तो आज तो कुटा। हाँ, अबे धतूरे, अब देखो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो है देयर। हमने ये पढ़ा कि देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है। सब्जेक्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के बाद लिखा हो। अब वर्ब के बाद हमने लिखा स्टैचू, स्टैचू सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी, स्टैंड्स। तो लिखो स्टैंड्स।
और ये अपना ध्यान रखो, देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है। रियल सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के बाद लिखा गया, वर्ब हमेशा उसी के अकॉर्डिंग लिखा करो। तो द स्टैचू सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब लिखो स्टैंड्स। 66 का आंसर अपने आप बताओ। अब आएगा फाउंडेड, ले द फाउंडेशन। अगला देखो, वी वांटेड टू बाय द फर्नीचर बट अनदर कपल बेड अ हायर अमाउंट। अब यहाँ पे देखो, अगर बेड का मतलब ऑर्डर करना हो, किसी कुछ करने के लिए कहना हो, तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर इसका मतलब बोली लगाना है तो फिर ये गलत है। और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब वही है, तो इसको बेड के बजाय बिड लिखो। बिड बिड बिड। तो बिड की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती हैं। अगला देखो, हर टीयर्स विल इलिसिट ग्रेट सिंपैथी। हाँ, एलिसिट, ELICIT, ये इलिसिट एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता भी नहीं है, भी ध्यान रखना। और एलिसिट जो हम वर्ब लिखेंगे उसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ। हर टीयर्स विल ड्रॉ ग्रेट सिंपैथी, मतलब उसके आंसुओं से ना लोगों को लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी उसको। ये तो मतलब हो गया, शी विल गेट सिंपैथी फ्रॉम हर टीयर्स। वी नीड टू गो बैक एज आई हैव फॉरगॉटन माई वॉलेट एट योर होम। हाँ, लेफ्ट। When you have to refer to place, don't use forget or remember. These are the verb which refer to our mental state. We don't have to refer to the mental state. We are referring to a place. Hence use leave verb. अगला देखो, the boat traveled smoothly across the lake. देखो इसे इधर से समझो, जैसे जो एयरवेज के मोड्स होते हैं, जैसे प्लेन्स हैं, दे फ्लाई इन एयर। वाटरवेज जो होते हैं, बोट्स, दे सेल इन वाटर। रोडवेज के जो मोड्स होते हैं, बसेस, ट्रेन्स, दे रन ऑन लैंड। अब इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ में हम इस तरीके की वर्ब्स यूज करते हैं, फ्लाई, एयरवेज, सेल, वाटरवेज, रन, रोडवेज। अच्छा, अब बच गई बात कि ट्रेवल किसके लिए यूज करें, पैसेंजर्स। पैसेंजर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पैसेंजर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये जो ट्रैवल वर्ब यूज होती है ना, ये ट्रैवलर के लिए यूज किया करो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं। उसके लिए फ्लाई, रन, सेल ये यूज किया करो। तो द बोट सेल्ड के, द बोट सेल्ड लिखो बजाय के ट्रेवल्ड। अगला क्वेश्चन देखो, समवन हैज रॉब्ड ऑल हिज मनी। अब देखो समझना एक चीज, यहाँ पे ये जो रॉब वर्ब होते हैं ना, इसका मतलब होता है किसी से कुछ छीन लेना, लूटना। तो इसका ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे कि दे रॉब्ड हिम ऑफ हिज मनी। तो रॉब का मतलब लूटना या छीनना होता है, तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा कोई पर्सन ही बनता है जिससे कुछ लूटा या छीना गया होता है। ठीक है, क्या छीन लिया क्या लूट लिया वो बताने के लिए हम ऑफ प्रिपरेशन ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, दे रॉब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी। अच्छा, अगर मान लो वो पर्सन इन्वॉल्व ना हो, केवल हमें थिंग को ही रेफर करना हो, तो फिर रॉब वर्ब ना यूज करके स्टोल वर्ब यूज क्या करो। स्टील का मतलब चुराना होता है, दे स्टोल ऑल हिज मनी। तो स्टील वर्ब का ऑब्जेक्ट तो थिंग बन जाएंगी, लेकिन रॉब वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, इसमें हमसे यही मिस्टेक हो गई, रॉब्ड वर्ब तो यूज कर रहे हैं लेकिन पर्सन नहीं लिख रहे। अच्छा, आगे फ्रॉम द सेल्फ लिखा हुआ है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में पर्सन लिखना भी नहीं चाहिए, तो वर्ब चेंज करके स्टॉलन लिख दो। समवन हैज स्टॉलन ऑल हिज मनी। समवन हैज स्टॉलन ऑल हिज मनी। नेक्स्ट देखो, आई वुड एडमायर एनी कमेंट्स। अब यही कहानी एडमायर के साथ होती है, जैसे कि मान लो हमने लिखा दे एडमायर्ड हिज ऑनेस्टी। तो जो एडमायर वर्ब होती है ना, इसका मतलब अप्रिशिएट करना, लाइक करना, ये सब होता है। इसका भी ऑब्जेक्ट हमेशा कोई पर्सन नहीं होता है। अगर चाहते हो ये सेंटेंस एडमायर वर्ब के साथ ही लिखा जाए, तो फिर इसको ऐसे लिखो, दे एडमायर्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी। दे एडमायर्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, तो सही हो जाएगा।
नहीं तो अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो इस सिचुएशन में एडमायर वर्ब हटा दो, एप्रिशिएट लिख दो। दे एप्रिशिएटेड हिज ऑनेस्टी। तो ये अपना ध्यान देना, एडमायर और रॉब वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन लिखा करो। थिंग्स अगर ऑब्जेक्ट हो तो रॉब की जगह स्टिल लिख दिया करो और एडमायर की जगह अप्रिशिएट लिख दिया करो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अप्रिशिएट लिखो। आई वुड अप्रिशिएट एनी कमेंट्स। 73rd का आंसर अपने आप बताओ। प्रेफर वर्ब किस चीज का एक्सप्रेशन है, डूइंग का या हैपनिंग का? हाँ, अरे प्रेफर वर्ब डूइंग एक्सप्रेस करती है, हैपनिंग एक्सप्रेस करती है? मेंटल स्टेट। हिले हुए हो तुम लोग, रिवीजन रिवीजन नहीं करते। प्रेफर है, लाइक है, लव है, हेट है, एडमायर है, ये सब हमारी मेंटल स्टेट्स होती है ना, ये डूइंग है ना, ये हैपनिंग है। अब अगर ये वर्ब स्टेट डिस्क्राइब करती है तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। तो ऐसे लिखो, मोस्ट पीपल प्रेफर मेट्रो टू प्राइवेट कार्स। और बाकी जो वर्ड्स कल पढ़ी थी उन्हें रिवाइज कर लेना। ये तो कह रहा था कल याद हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। चलो अभी तो हो कुछ दिन, देखूंगा दोबारा। अगला देखो, द साउंड ऑफ द ट्रक रिसीडेड बैक इनटू द डिस्टेंस। रिसीड का मतलब क्या होता है? गो बैक। रिसीड का मतलब था गो बैक। अब देखो जैसे हमने रिसीड वर्ब लिख दी ना, तो इसके साथ ये बैक एडवर्ब लिखने की अब जरूरत नहीं, इसे हटा दो। 75 समझी गए होगे? रिबिल्ड का मतलब टू बिल्ड अगेन होता है, तो उसके साथ में वो जो हमने अगेन लिखा उसकी जरूरत नहीं, उसे रिमूव कर दो। अगला देखो, आई शेल ट्राई टू नो द एड्रेस ऑफ हिज पेरेंट्स। अपने आप सोचो और पता लगाओ इसमें क्या गलत हो सकता है। जितनी भी इंग्लिश थोड़ी बहुत इतने दिनों में सीख पाए हो, समझ पाए हो कॉन्सेप्ट्स को, उन सबको अप्लाई करके देखो, कुछ पकड़ में आएगा। चलो छोड़ो, वो नहीं समझ पाओगे, इधर आओ। आई एम नोइंग इज एड्रेस हमने लिखा, ये सही है गलत? है? गलत है। वजह बताओ क्यों गलत है? हाँ, ये स्टेट है, ये कोई डूइंग या हैपनिंग नहीं है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। तो ये जो हम नो वर्ब लिखते हैं ना, इट इज नॉट एन एक्टिविटी, इट इज द स्टेट। मतलब इट रेफर्स टू आवर स्टेट, नॉट टू सम एक्टिविटी। तो चूंकि ये एक्टिविटी नहीं है तो इसलिए हम इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते। अब एक चीज सोचो, अगर ये एक्टिविटी नहीं है तो तुम ट्राई कैसे करोगे इसे? तो यहाँ पे ध्यान देना, नो का मतलब पता होना होता है और फाइंड आउट का मतलब पता करना होता है। फाइंड आउट एक्टिविटी है, नो स्टेट है। अगर हमें कोई चीज पता है ऑलरेडी तो वी यूज नो, आई नो द आंसर। लेकिन अगर हमें ढूंढा हुआ कॉन्सेप्ट है, आंसर बताओ। हाँ, हाँ क्या आएगी बता। ड्रंकन लिखो, ड्रंकन। ड्रंकन स्लीप। ड्रंक का यूज क्या करो पीपल के लिए, ड्रंकन का यूज क्या करो थिंग्स के लिए। स्लीप जो है वो पर्सन नहीं है, स्टेट है, थिंग की कैटेगरी से है। तो उसके साथ लिखो ड्रंकन। कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग हो गया इसका मतलब। अगला देखो, आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट दिस मैन एनीवेयर। देखो आंसर तो चलो छोड़ो। आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट दिस मैन। ये तो सेंटेंस वो है जो हमें सही करना है, लेकिन हम इसको एक दूसरे सेंटेंस से रिलेट करते हैं। आई नेवर विजिटेड ताजमहल डैश। अब देखो जैसे ये सेंटेंस हमने लिखा है नेवर विजिटेड ताजमहल, तो ये सेंटेंस अभी तो खैर सही है। नेवर का मीनिंग बताना। नॉट एट एनी पॉइंट
इन टाइम। अभी जो नेवर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ना, इसका मतलब ये होता है नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम। नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम का मतलब कभी भी नहीं। तो जैसे हमने लिखा है नेवर विजिटेड ताजमहल, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट पॉइंट हो गया, इससे पहले सब पास्ट हो गया, इसके बाद में सब फ्यूचर हो गया। ठीक है, तो अगर हम ये लिख रहे हैं पास्ट तो और नेवर यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने पूरे पास्ट का नेगेटिव मीनिंग कर दिया, क्योंकि नेवर का मतलब नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम नेवर लिख देंगे तो इसका मतलब द होल पास्ट गेट्स नेगेटेड, कि पूरा पास्ट हमने नेगेट कर दिया। चलो अभी तो खैर सही है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं लास्ट मंथ। अब पास्ट टेंस अभी भी है, लेकिन ये लास्ट मंथ जो है ना वो पास्ट इन जनरल नहीं है, वो पास्ट की एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है। अब अगर हमें नेगेटिव करना है पूरे को इन जनरल, तब तो नेवर लिखा करो, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट को या किसी स्पेसिफिक इवेंट को निगेट करना है तो उसके लिए नॉट लिखा करो। तो अगर हम लास्ट मंथ ना लिखें तो ये सही है, अगर लास्ट मंथ लिख दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा और इसको लिखना डिड नॉट विजिट। तो ये अपना ध्यान देना कि नेवर का मतलब नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम होता है और उसका यूज हम करते हैं जनरल निगेशन के लिए। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक निगेशन हो, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को निगेट किया जा रहा हो, किसी स्पेसिफिक टाइम को निगेट किया जा रहा हो, तो फिर नॉट का यूज किया करो। बिफोर लिखने से क्या जरूरत है बेटा, ऐसे ही हो जाएगा। तो आई डिड नॉट विजिट ताजमहल, द ताजमहल लिखना, आई डिड नॉट विजिट द ताजमहल लास्ट मंथ। तो अगर लास्ट मंथ नहीं लिखा होता तो वो सही हो जाता, वो जनरल पास्ट का निगेशन हो जाता। हमें पूरे पास्ट को निगेट नहीं करना, हमें पास्ट की एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, लास्ट मंथ उसी को निगेट करना है, तो फिर नॉट लिखो। और बाकी नेवर का मीनिंग ध्यान रखना, नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम, नॉट एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट का मतलब कभी भी नहीं। अब इसमें आ जाओ, ये जो हमने लिखा नेवर रिमेंबर टू हैव मेट दिस मैन, ये कोई पर्टिकुलर मैन है, उससे मिलने या नहीं मिलने को लेकर ये बात हो रही है। तो मतलब ये जो रिमेंबर है ना, ये जनरल सेंस में नहीं हो रही, ये केवल इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए हो रही है। डू नॉट, आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव मेट दिस मैन, इसको ऐसे लिखो। तो पर्टिकुलर निगेशन के लिए नॉट लिखा करो, जनरल निगेशन के लिए नेवर लिखा करो, बस ये। 79 क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज रिक्वायर्ड इन दिस सेंटेंस, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव? इंट्रांसिटिव, नो ऑब्जेक्ट इज गिवन। ठीक है, सोफा जो है वो ऑन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ले लिख दो, लेट की जगह लिखो ले, लाइक ए सेकंड फॉर्म। अगला देखो, द मशीन्स हैव लेड आइडल सिंस देन। इसका मीनिंग होता है बेटा, ये जो डबल अंडरलाइन वर्ड है आइडल, इसका मीनिंग होता, पढ़ ले कुछ। 30 मार्क का इसको जगह, रेड टी शर्ट, लाल शर्ट तेरी, हरी इसकी, बस पीली और कहीं से ले आओ, बस बन गए ट्रैफिक लाइट है। बता लाल शर्ट, हाँ, आइडल का मीनिंग बता पड़ोसी, हाँ नहीं बता, पड़ोसी, पड़ोसी, हाँ हाँ बेस्ट ना। तुम्हें पकड़ के इतना मारूंगा ना किसी दिन, सुधर जाओगे दोबारा। ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज वर्ब होती है, ये जो वर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव के मीनिंग में यूज हो रहा है, ध्यान से देखो उसको। और फिलहाल में जो बच्चा बता रहा है ना, मुझे लगता है ये आइडियल वर्ड को यहाँ पे लेकर कंफ्यूज हो गया। भैया वो आइडियल होता है, इसका मतलब होता है बेस्ट। ठीक है, ये आइडियल है, ये वर्ड एडजेक्ट, चलो अब बोलूंगा नहीं। इसका मतलब होता है इनएक्टिव, लेजी। अभी जो आइडियल वर्ड हमने यूज किया ना, इसका मतलब होता है इनएक्टिव, लेजी। अब अगर ये मीनिंग तुम्हें पता होगा तो तुम ये बात जल्दी समझ जाओगे कि ये वर्ड एडजेक्टिव है। नहीं मीनिंग पता होगा तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं चाहे सच बोलूं या झूठ बोलूं। तो थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो, ये सिंपल वर्ड है, इनके मीनिंग पता नहीं, तैयारी कर रहे हो सीजीएल की।
फॉर्म निकले तो E1 का भी भर दोगे, यूनाइटेड नेशंस का भी फॉर्म भर के बैठ जाओगे, तैयारी नहीं करोगे उस लेवल की। तो आइडल का मतलब होता है लेजी, इनएक्टिव, और ये एडजेक्टिव होता है। अब अगर ये एडजेक्टिव है तो ये ट्रांसिटिव के बाद तो आ नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसिटिव का तो ऑब्जेक्ट आते हैं, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बनते नहीं। तो इसका मतलब वर्ब यहाँ इंट्रांसिटिव आएगी, तो लेड वर्ब ट्रांसिटिव होती है, इंट्रांसिटिव होती नहीं, तो ये गलत हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेन। तो हम लिख देंगे दे हैव लेन आइडल सिंस देन। तो लेड वर्ब ट्रांसिटिव होती है, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आइडल वर्ड ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता क्योंकि वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब लिखो लेन। अब ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, अगर ये वर्ड एडजेक्टिव है तो फिर ये वर्ब लिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन लिंकिंग वर्ब में हमने ये वर्ब पढ़ी नहीं थी, तो यहाँ पे समझ लेना लाई है, स्टैंड है, सिट है, फॉल है। ये दो चार वर्ब और ऐसी हैं जिनको हम एक्शन के साथ साथ स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज करते हैं। मतलब ये भी लिंकिंग वर्ब होती हैं, बस होती क्या है, लिंकिंग वर्ब के तरीके से यूज होती है, ध्यान रखना। तो सिट, स्टैंड, ये क्या लिख दिया, सिट, स्टैंड, लाई, फॉल। So these are some more verbs that we can use to refer to state of people or things. तो इन वर्ब्स का भी यूज हम पीपल या थिंग्स की स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। यहाँ पे जो लेन हम लिख रहे हैं ना, ये हैपनिंग नहीं शो कर रही, ठीक है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। द मैन फेल डाउन, द मैन फेल asleep। अब देखो दोनों सेंटेंस में हमने सेम वर्ब यूज की, द मैन फेल डाउन, द मैन फेल asleep। अब हमने पढ़ा कि फॉल वर्ब जो होती है इंट्रांसिटिव होती है और ये हैपनिंग शो करती है, कुछ होना। अब इस सेंटेंस में वर्ब हैपनिंग एक्सप्रेस कर रही है, कोई पर्सन गिर पड़ा नीचे तो ये हैपनिंग है, मतलब एक इवेंट है, एक्टिविटी है गिरने की। अच्छा, ये जो फेल asleep है ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ना ये डूइंग है ना हैपनिंग है, ये उस पर्सन की स्टेट है। तो यहाँ पे जो फेल है ना, इसे हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब और इसे हम कहेंगे एक्शन वर्ब। वो डूइंग को एक्सप्रेस कर रही है तो वो एक्टिविटी है, ये स्टेट ये वैसे तुम्हें पता हो तो ठीक है, नहीं तो asleep एडजेक्टिव होता है, डाउन एडवर्ब होता है। तो ये फॉल, सिट, स्टैंड, ये कुछ और ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए भी नाउन्स की यूज करते हैं और तभी लिंकिंग वर्ब के तरीके से बिहेव करते हैं। तो वो जो हमने वहां पे लेन लिखा वो लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि उसका लिखा गया वर्ड जो है एडजेक्टिव है। किसके बाद में ट्रांसफर का तो ऑब्जेक्ट आएगा कि इंट्रांसफर को दिया जाएगा, ये हैपनिंग है, इंट्रांसफर का तो ऑब्जेक्ट क्यों आएगा, एडवर्ब आएगा। बहुत मारूंगा, समझा। अगला देखो, अगले क्वेश्चन कौन सा है, 81। अब देखो 81st क्वेश्चन जो हमने लिखा है ना, इसमें हमने लिखा द ट्रीज वर फॉलन एंड फ्लॉटेड। अब जो वर्ब फॉलन हमने वर्ब लिख दिया, पैसिव है, लेकिन इस वर्ब का पैसिव बन नहीं सकता, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको एक्टिव बना दें फेल, या फिर हम इसको फेल्ड लिख दें, ठीक है। अभी फिलहाल में इसको फेल्ड लिखो, FELLED। और फेल्ड क्यों लिखा वो देखो समझ लेना, वो बाद वाली जो वर्ब फ्लोटेड है ना, उससे हमें आइडिया लग रहा है। फ्लोट का मतलब किसी चीज को बहा देना होता है। क्या है, जो पहाड़ों पे जंगल वगैरह होते हैं उन पे वहां पे जो लकड़ी काटी जाती है ना, उसको काटने के बाद वहीं से हम क्या करते हैं, फ्लो कर देते हैं रिवर स्ट्रीम के साथ में, और वो बहते हुए नीचे आ जाती है। तो ये जो हमने फेल्ड लिखा है ना, इसका मतलब है काटना। ट्रीज को वहां पे ऊपर काटा गया और उसी के साथ में फ्लो कर दिया गया, बहा दिया गया नदी में, और वो नीचे आ गया, ये मीनिंग है इसका। द बुक हैज बीन लेइंग देयर फॉर वीक्स। अब देखो नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, वी नीड अ ट्रांसिटिव वर्ब, लेइंग इज एन, मतलब हमें ट्रांसिटिव नहीं ट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है, और लेइंग ट्रांसिटिव वर्ब है, तो लिखो लाइंग, द बुक हैज बीन लाइंग देयर फॉर वीक्स। 83rd का आंसर अपने आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर अपने आप बताओ। हाँ बेटा, हाँ तो कैसे लिखोगे सही करने के लिए सेंटेंस को, हाँ इस क्वेश्चन को लिखो, व्हाट दिस पीपल आर सेइंग विल नेवर हैपन। हैपन हैपनिंग वर्ब होती है इंट्रांसिटिव, ऑब्जेक्ट आ नहीं सकता। व्हाट क्लॉज जो होती है वो या तो सब्जेक्ट होती है ऑब्जेक्ट होती है, तो ये व्हाट क्लॉज इसका ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगी, तो इसको सब्जेक्ट बना के लिख दो, इट हटा दो और उसकी जगह इसी क्लॉज को लिख दो, व्हाट दिस पीपल आर सेइंग विल नेवर हैपन। अगला देखो, पीपल ऑफन लाई रीड्स ऑन द ग्रेव।
रीच का मतलब क्या होता है? अबे रीच का मतलब क्या होता है? हद से सर। हाँ, चल छोड़, सारी बात खत्म कर, जो समझा रहा है वो समझ रहा है। हाँ तो बता फिर जल्दी से, रीच का मतलब क्या होता है? अभी तो कह रहा था समझ रहा हूं, अब क्यों नहीं बता रहा? फूलों का हार होता है, कोई डेड बॉडी वगैरह नहीं होती है, एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट रखते हैं उसके ऊपर। तो रीत होते हैं फूलों की माला, ठीक है, फूलों का हार होता है जो एज ए जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट डेड बॉडीज के ऊपर या उनके पास कवर के पास रखा जाता है। तो कुल मिला के बात ये थी कि अगर तुम्हें इसका मीनिंग पता होगा तो जान जाओगे ये नाउन है और ऑब्जेक्ट है। तो अगर ये नाउन है और ऑब्जेक्ट है तो वर्ब ट्रांसिटिव होनी चाहिए, वर्ब है इंट्रांसिटिव, तो लाई हटाओ ले लिखो। अगला देखो, द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट वॉज लेन, लेन की जगह लिखो लेड। पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव है उसकी बनती है, इंट्रांसिटिव की नहीं, तो वॉज लेन की जगह वॉज लेड लिख दो, आंसर हो जाएगा। अगला देखो, आर टीचर लाइज ग्रेट स्ट्रेस ऑन गुड स्पेलिंग, what kind of verb is required in this sentence, a transitive one or intransitive one? Transitive, the object great stress is given, so use lays, our teacher lays great stress. Next का आंसर बताओ, I cannot describe the test exactly but it is testing like pineapple. Test, it tests like pineapple. It जो भी है ना वो डूअर तो नहीं है, अगर it डूअर नहीं है तो फिर ये लिंकिंग वर्ब है, अगर लिंकिंग वर्ब है तो ये इसका ये कॉन्टिन्यूअस टेंस गलत है। 88, he didn't know that they had laid a trap for him, लेड लिखो। अट्रैप ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब आएगी, ट्रांसिटिव लेन नहीं लेड होती है। दे हैड लेड अ ट्रैप, जाल बिछाना हो गया इसका मतलब। अगला देखो, द बुक लेड ओपन ऑन द डेस्क। अब देखो ये जो हमने ओपन वर्ड लिखा ना ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले ट्रांसिटिव वर्ब नहीं आ सकती। अच्छा लेड वर्ब ट्रांसिटिव ही होती है तो उसे हटा के लेन लिख दो, और जो हम यहाँ पे लेन लिखेंगे ना वो लिंकिंग वर्ब होगी जो बुक की स्टेट डिस्क्राइब करेगी, ना कि कोई हैपनिंग। अगला देखो, द फैब्रिक इज फीलिंग क्वाइट स्मूथ, feels, फैब्रिक इज नॉट द डूअर, वी आर डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ द फैब्रिक। स्मूथ होना जो है ना वो फैब्रिक की स्टेट है, और स्मूथ एडजेक्टिव होता है, अगर हम वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखेंगे तो वर्ब लिंकिंग हो जाएगी, लिंकिंग और कॉन्टिन्यूअस टेंस में मत लिखा करो। दिस फैब्रिक फील्स, द गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड दिस एरिया, हाउ हैज द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड, व्हाट हैज द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड, व्हाट। तो हमें दिस एरिया जो नाउन है ना इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कि अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एरिया को तो क्या डिक्लेयर किया बताना पड़ेगा, तो वी नीड एन कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो एज हटा दो। अगला देखो, द रिवर हैज रेज सेवरल मीटर्स। हाँ, अब देखो जो सेवरल मीटर्स हमने लिखा है ना ये है हाउ मच का रिप्लाई है एडवर्ब फ्रेज। तो अगर ये एडवर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो वर्ब हो गया इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव रेज तो होती नहीं, तो लिखो रीजन, द रिवर हैज रीजन। सम पीपल कैन नॉट रिमेन, रिमेन इज द लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो ये सीरियसली जो है इसको हटाओ, सीरियस लिखो, लिंकिंग वर्ब्स के बाद में एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लिखा करो। अगला क्वेश्चन देखो, स्मोकिंग चिमनीज हैव रीजन एयर पॉल्यूशन, रेज्ड, रेज्ड लिखो, रेज्ड, एयर पॉल्यूशन ऑब्जेक्ट है तो ट्रांसिटिव वर्ब आएगी, तो रेज लिखो, रेज का मतलब बढ़ाना। तो धुएं वाली जो चिमनियां हैं उन्होंने क्या किया, पॉल्यूशन को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। 95th का आंसर अपने आप बताओ, स्प्रेड, 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 स्प्रेड की फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी फॉर्म सेम होती है, तो स्प्रेडेड मत लिखो, स्प्रेड लिखो। 96 देखो, रेजिंग, मनी ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब इकट्ठी करो, अ, इकट्ठी करो क्या बकवास कर रहा हूं, रेजिंग लिखो, चलो छोड़ो, दीज चिल्ड्रन आर रेजिंग मनी। 97 का आंसर अपने आप बताओ। ए खुसुर फुसुर गैंग, आऊं वही, क्यों लड़ा रहे हो दोनों आपस में?
आंसर बता बे, आंसर बता, नहीं बता, चल छोड़, क्वेश्चन नंबर बता जो डिस्कस हो रहा है। हाँ, 91, 7, सही बता रहा है क्या? चलो आगे बैठे से जगा दो। रेड टी शर्ट, हाँ किसमें, सही में? ये वर्सन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? हाँ, वर्सन लिख दो, आंसर इसका बच्चे का सही है। देखो यहाँ पे समझना, एक एडजेक्टिव होता है बैड, और वर्स्ट होती है इसकी कंपेरेटिव डिग्री, अब वर्स्ट होती है इसकी सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तीनों वर्ड एडजेक्टिव है अलग अलग डिग्री के, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। अब वर्स्ट जो है ना ये एडजेक्टिव है, बैड का मतलब खराब, वर्स्ट का मतलब और खराब। अगर हम इसे वर्ब बना देंगे तो ये हो जाएगा वर्सन। अब इसका मतलब हो गया और खराब करना, ठीक है? कौन सी फॉर्म की वर्ब है, बेस फॉर्म। अब हमें हैज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ऐसे लिखो। तो ये जो एडजेक्टिव्स या नाउन्स को हम वर्ब बनाते हैं, तो जो एन एन होती है उनकी बेस फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़े तो उसमें ईडी लिखा करो। तो इसको ऐसे लिखो, हर हेल्थ हैज वर्सनड, हैज वर्सनड का मतलब और खराब हो जाना, ठीक है? नेक्स्ट में आ जाओ, पेंशंस विल रेज इन द लाइन विद इन्फ्लेशन। अब देखो ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, इन प्रिपरेशन है, लाइन प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इंट्रांसिटिव वर्ब आएगी राइज, पेंशंस विल राइज। अगला देखो, हिज आइज वर डीप एट संक एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अब अगर तुम लोग जानते हो पहले से तो ठीक है, नहीं तो ये डीप वर्ड जो होता है ना ये एडजेक्टिव होता है, और अगर हम इसके साथ एंड से कोई दूसरा वर्ड जोड़ेंगे तो वो भी एडजेक्टिव होगा। अब हमने पढ़ा कि संक वर्ब होती है, एडजेक्टिव होता है संकन, तो यहां पे लिखो संकन, हिज आइज वर डीप एंड संकन। अगला पढ़ो, द हंटर रोज द गन। अब देखो गन, गन ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वर्ब ट्रांसिटिव आएगी रेज्ड, द हंटर रेज द गन। वी नो व्हाट यू आर मीनिंग। मीन वर्ब क्या शो करती है, डूइंग हैपनिंग या मेंटल स्टेट? मेंटल स्टेट होती है। मीन का मतलब होता है टू हैव समथिंग ऑन माइंड, ये हमारी मेंटल स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए यूज होने वाली वर्ब है, ना कि डूइंग हैपनिंग। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस मत बनाओ, आर मीनिंग की जगह सिंपली मीन लिखो, वी नो व्हाट यू मीन। अगला देखो, इट विल राइज डाउट इन पीपल्स माइंड। रेज, डाउट ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब आएगी तो रेज लिखो। ही सरप्राइज्ड व्हेन ही केम टू नो दैट दे हैड गॉट मैरिड। सरप्राइज वर्ब का मतलब सरप्राइज हो जाना होता है या करना होता है? सरप्राइज का मतलब सरप्राइज कर देना या सरप्राइज हो जाना? कर देना, कर देना। सरप्राइज का मतलब होता है सरप्राइज करना, और ये डूइंग वर्ब होती है ट्रांसिटिव। अब जैसे हमने लिखा है सरप्राइज, उसने सरप्राइज कर दिया, अगर इसका मतलब सरप्राइज होना हो तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब सरप्राइज होना नहीं, सरप्राइज करना होता है, डूइंग होती है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं सरप्राइज, तो उसने सरप्राइज कर दिया, अब किसे कर दिया बताना भी पड़ेगा। अब या तो ऑब्जेक्ट लिखो यहाँ पर कि उसने किसे सरप्राइज किया। अच्छा, सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चलेगा उसने सरप्राइज किया नहीं, बल्कि बेचारा खुद ही हुआ, मतलब उसने किसी को सरप्राइज नहीं किया, उसको कोई जानकारी मिली जिससे वो सरप्राइज हो गया। तो अब ऑब्जेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो इसको पास्ट पार्टिसिपल बना दो, इससे पहले लिंकिंग और लिख के, ही गॉट सरप्राइज्ड, ही गॉट सरप्राइज्ड। तो ऐसी वर्ब जो डूइंग ट्रांसिटिव हो, अगर उनके साथ ऑब्जेक्ट लिखने का स्कोप ना हो तो उनको पास्ट पार्टिसिपल बना दिया करो, उनसे पहले लिंकिंग और लिख के। 104 का आंसर अपने आप बताओ। फेल, ठीक है, हाँ फेल। देखो वैसे तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो वन है, ऑफ प्रिपरेशन है, किड्स प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है वन, वन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे तो फॉल्स आएगी। लेकिन अगर मान लो हम फॉल्स लिख भी देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रेगुलर एक्शन के लिए जो होता है, ये रेगुलर एक्शन है नहीं, पास्ट का कोई इवेंट है जिसे रिपोर्ट किया जा रहा है, तो टेंस हमें लिखना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखो फेल। अगला देखो, द टेम्परेचर में फेल शार्पली इन द नाइट। थोड़े समय के लिए मान के चलो कि इस सेंटेंस में मैं नहीं लिखा, फिर बताओ सेंटेंस सही है गलत? हाँ, सही हो जाएगा, क्योंकि तब हम फेल को सेकंड फॉर्म मान लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड फॉर्म में फेल वर्ब इंट्रांसिटिव हो जाएगी, हमें इंट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत भी है क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। लेकिन जब मैं लिखोगे तो इसे फर्स्ट फॉर्म मानना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब ट्रांसिटिव हो जाती है, हमें वर्ब इंट्रांसिटिव चाहिए, तो इसे हटाओ, फॉल लिखो। तो अगर मैं नहीं लिखा होता तो ये सेंटेंस सही होता, मैं लिखा है तो फॉल लिखो। 106 देखो,
अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा फॉलन टिम्बर, टिम्बर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इमारती लकड़ी, जो कमर्शियल यूज में यूज होती है, समझे? अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, इस नाउन के साथ में एडजेक्टिव लिखा फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन को, यहाँ पर हमने यूज किया फेल की थर्ड फॉर्म फेल्ड को। अब हमने पढ़ा कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को जो हम एडजेक्टिव बना के किसी नाउन के साथ लिखते हैं तो उसका मीनिंग पैसिव हो जाता है, लेकिन चूंकि फॉल वर्ब हमेशा हैपनिंग शो करती है तो उसका पैसिव बन नहीं सकता। तो अगर हम फॉलन टिम्बर लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया द टिम्बर दैट हैज फॉलन, मतलब ऐसी लकड़ियां, ऐसे पेड़ जो अपने आप गिर पड़े। अच्छा, फेल्ड जो वर्ब है वो डूइंग है, अगर उसको पास्ट पार्टिसिपल बना के टिम्बर के साथ लिख दोगे तो इसका मीनिंग पैसिव हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा द टिम्बर दैट हैज बीन फेल्ड, मतलब ऐसे पेड़ या ऐसी लकड़ी जिसको काटा गया है, जिसको फेल किया गया है, मतलब जो अपने आप नहीं हुआ। तो खैर अभी तो हमें पता है कि दोनों ही पॉसिबिलिटी होती हैं, पेड़ अपने आप भी गिर पड़ते हैं, काट के लोग गिरा भी देते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल होती हैं, तो वो भी सही है, ये भी सही है। अब मान लो ये जो एडजेक्टिव है फॉलन, इसके साथ में हम एक एडवर्ब लिख दें इलीगली। अब इलीगल क्या होता है? पेड़ों का गिरना या गिराना? गिराना, तो ये तो हो गया गलत और ये हो गया सही। तो समझ लो अगर हम इलीगली ना लिखें तो वो दोनों ही सही है। जैसे इलीगली लिखोगे बस पहले वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। पेड़ों का गिरना नहीं काटना इलीगल होता है। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसमें यही लिखो, द पुलिस टीम हैज सीज्ड इलीगली फेल्ड टिम्बर, मतलब जो गैर कानूनी रूप से काटे गई लकड़ी है वो। 107 देखो, अराउज्ड, अराइज वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा बाद में आर सस्पेंशन, तो वर्ब ट्रांसिटिव आनी चाहिए, लिखो अराउज्ड। अराउज का मतलब उकसाना, भड़काना, प्रोवोक करना। 108, इस सेंटेंस में हेड के बाद हमें वर्ब की जरूरत है नाउन की? 108 क्वेश्चन है, उसमें हेड के बाद वर्ब लिखनी है नाउन। नाउन कैसे बदला? नाउन नहीं लिखना है, द डिटर्मिनर लिख रखा है, द आर्टिकल लिख रखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे नाउन आएगा। अब नाउन ही अफेक्ट होता नहीं, नाउन हमेशा इफेक्टिव होता है, तो जहां नाउन की जरूरत हो वहां हमेशा इफेक्ट लिखा करो। 109 का आंसर बताओ। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा ही मैरिड लास्ट ईयर, तो जो लास्ट ईयर है ना, ये तो टाइम फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है जो टाइम को रेफर कर रही है। मैरिड हमारी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। अब अगर तुम्हें पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैरी वर्ब ट्रांसिटिव होती है और डूइंग होती है। मैरी का मतलब होता है शादी करना, तो ये डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं ना ही मैरिड, होम डिड से ही मैरी, ये बताना पड़ेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट लिख दो, ही मैरिड हर, जो भी चाहे लिख दो। नहीं कुछ समझ में आए तो इसको एडजेक्टिव बना दो, इससे पहले लिंकिंग और लिख के। तो या तो ऑब्जेक्ट लिखो और नहीं तो लिखो ही गॉट मैरिड लास्ट ईयर। तो मैरी वर्ब ट्रांसिटिव होती है, डूइंग होती है, बिना ऑब्जेक्ट के मत लिखा करो, नहीं ऑब्जेक्ट हो तो लिंकिंग वर्ब बना, इससे पहले लिख के इससे पास्ट पार्टिसिपल बना दो। 109 क्वेश्चन देखो वो ऐसा ही है। यहां पर हमने इन्फिनेटिव यूज किया, मैरी वर्ब को इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज किया, टू मैरी, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। अब ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, या तो देमसेल्फ लिखो, वो awkward लगेगा, तो लिख दो टू गेट मैरिड, दे हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। अगला देखो, इट इज ओनली वी हु कैन मेक आवर मीनिंगफुल लाइफ। ये जो मेक वर्ब हम यूज कर रहे हैं, जरा एक बार देखो तो, ये लाइफ नाउन के लिए यूज हो रही है, मीनिंगफुल एडजेक्टिव के लिए हो रही है? व्हाट कैन वी मेक? कैन वी मेक लाइफ और वी कैन मेक लाइफ मीनिंगफुल? अब देखो, लाइफ तो हम बना नहीं सकते, दैट इज नॉट इन आवर हैंड, ठीक है। हाँ, लाइफ को वेस्ट करना है या मीनिंगफुल बनाना है, दैट इज इन आवर हैंड, मतलब जिंदगी को बर्बाद करना है या उसमें कुछ मीनिंगफुल काम भी करना है, वो हमारे हाथ में है। लाइफ को बनाना नहीं बनाना हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जो हम मेक वर्ब यूज कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में उस लाइफ नाउन को नहीं, ये क्या था? चम्मच सा था क्या? ये क्या था? हा? चाबी किसकी? अरे छल्ला किसका? तेरा? फिर कहाँ पीछे?
अबे पीछे से कहां से, करावल नगर से? तिजोरी उजोरी की चाबियां लिए घूम रहा है? बहू रानी। डेढ़ घंटा, अभी डेढ़ घंटा भी पूरा नहीं हुआ क्लास में आए हुए, अभी 1 घंटा 15 मिनट हुए मुझे आए हुए क्लास में, और डेढ़ घंटे में इनके बर्तन गिरने शुरू हो गए, इनकी चाबियां गिरनी शुरू हो गई, किताबें गिरनी शुरू हो गई। क्या आदमी हो यार तुम। चलो अगला देखो। चाबी अभी संभाल के रखा करो, ऐसे मत गिराओ कहीं किसी दूसरे के हाथ लग गई। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, इसमें मेक वर्ब जो है ना वो मीनिंगफुल एडजेक्टिव के लिए यूज हो रही है, ना कि लाइफ के लिए। अब हमने पढ़ा अगर सेंटेंस में लिखी गई मेन वर्ब नाउन के लिए ना यूज हो के एडजेक्टिव के लिए यूज हो, तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, वर्ब के बाद लिखा करो, नाउन के बाद लिखा करो। तो इसको ऐसे लिखो, इट इज ओनली वी हु कैन मेक अ लाइफ मीनिंगफुल। ये जो मीनिंगफुल एडजेक्टिव है ना, ये एट्रीब्यूट नहीं है लाइफ का, ये कॉम्प्लीमेंट है उसका। ट्रू एजुकेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सिंपली बीइंग टॉट फैक्ट्स। अब हमने कहा कि कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है इंक्लूड, कंसिस्ट इन का मतलब होता है बी इंक्लूडेड और लाई इन। यहां पे देखो हमें क्या मीनिंग चाहिए, ट्रू एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड बीइंग टॉट फैक्ट्स, या ट्रू एजुकेशन डज नॉट लाई इन बीइंग टॉट फैक्ट्स। समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो लाई इन आएगा। असल में ये जो कहा जा रहा है वो ये है कि जैसे हमने किसी को फैक्ट्स पढ़ा दिए, ये होता है, इसके डेफिनेशन ये है, इसके टाइप ये है, तो दैट इज नॉट द एजुकेशन। मतलब फैक्ट्स पढ़ा देने में कहीं पे एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन इज समथिंग एल्स। तो यहाँ पे जो हमें मीनिंग चाहिए वो मीनिंग इंक्लूड नहीं चाहिए, हमें मीनिंग चाहिए लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कंसिस्टेंट। ट्रू एजुकेशन डज नॉट कंसिस्ट इन सिंपली बीइंग टॉट फैक्ट्स। फैक्ट्स पढ़ा देने में एजुकेशन नहीं होती है। अगले में आ जाओ। मैनी पीपल रिफ्यूज टू कंफर्म टू द लोकल कस्टम्स। अब देखो इस कंफर्म का मतलब होता है किसी चीज को फर्म कर देना, मतलब श्योर कर देना, मेक समथिंग श्योर। लेकिन वो मीनिंग हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे जो मीनिंग चाहिए वो है ऑबे, पालन करना। ठीक है, तो लिखो CONFORM। मैनी पीपल रिफ्यूज टू कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, शी कोरबोरेटेड विद हिम इन राइटिंग हर बायोग्राफी। अब देखो ये जो कोरबोरेट वर्ब हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साबित करना। इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग एग्जैक्टली यही होता है, टू बेयर आउट। तो कोरबोरेट करना मतलब किसी चीज को साबित करना, प्रमाणित करना। दे हैव borne out the theory, they have corroborated the crime। कोरबोरेट कर देना मतलब प्रूव कर देना, साबित कर देना। अच्छा, एक किसी से मिलती जुलती वर्ब और होती है कोलैबोरेट। हालांकि इसका मतलब साबित साबित करना नहीं होता, इसका मतलब होता है टू असिस्ट, वर्क टुगेदर, मिलकर साथ में काम करना एक दूसरे की मदद से, कोलैबोरेशन जैसे होता है वैसे। तो ये जो दोनों वर्ब है इनके मीनिंग ध्यान रखो। इसका मतलब है असिस्ट करना, मदद करना, मिलके साथ करना, काम करना, और उसका मतलब होता है साबित करना। 113 जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें कोलैबोरेटेड लिखो और इसका मतलब हो जाएगा असिस्टेड। शी कोलैबोरेटेड विद हिम इन राइटिंग हर बायोग्राफी। मान लो कोई पर्सन उसकी बायोग्राफी लिख रहा है, तो जिसकी बायोग्राफी लिखी जा रही है उसने उस बायोग्राफी लिखने वाले पर्सन को असिस्ट भी किया, उसका साथ भी दिया बायोग्राफी लिखने में। 114 देखो, दीज प्लांट्स रिजेंबल टू ग्रास इन अपीयरेंस। कल हमने पढ़ा रिजेंबल वर्ब को एक तो आईएनजी फॉर्म में मत लिखा करो, दूसरा इसके बाद प्रीपोजिशन भी मत लिखा करो। तो ये दोनों ही बातें ध्यान रखना। अब आईएनजी फॉर्म में तो खैर नहीं लिख रखा, लेकिन जो प्रीपोजिशन लिखी वो गलत हो गई, तो टू हटा दो। रिजेंबल ट्रांसिटिव वर्ब होती है, आगे ध्यान रखना। अगला देखो, दिस फोटोग्राफर डज नॉट लुक यू। इसे देखो, अब जैसे हमने ये लिख दिया ही लुक्स यू। अब हमने पढ़ा कि लुक लिंकिंग वर्ब होती है, तो अगर ये लिंकिंग वर्ब होती है तो इसके बाद जो भी हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव लिखेंगे वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट सेम होते हैं, लेकिन ये दोनों सेम तो है नहीं। ही जो है वो यू नहीं है, यू जो ही नहीं है, तो ये तो हमने गलत लिख दिया सेंटेंस। अब या तो इसमें वर्ब चेंज करो, कोई दूसरी वर्ब लिखो, लाइक्स यू, अप्रिशिएट्स यू, एडमायर्स यू, नोज यू, कुछ भी लिखो। और नहीं तो ये पर्सन सेम नहीं हो सकते, लेकिन इनका अपीयरेंस सेम हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे लाइक प्रिपरेशन लिख दो। तो या तो लिखो ही लुक्स लाइक यू, नहीं तो सेंटेंस गलत है। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, ही लुक्स लाइक यू। तो जब हम लुक्स लाइक यू लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यू और ही सेम पर्सन नहीं है, लेकिन उनका अपीयरेंस सेम है। तो सिमिलरिटी शो करने के लिए प्रिपोजिशन लिख लो। अब जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो फिर 115 भी समझ में आ जाएगा। इसमें हमने लिखा दिस फोटोग्राफर डज नॉट लुक यू।
अब यू को हमने क्या किया, लुक लिंकिंग और कॉम्प्लीमेंट बना के लिख दिया, लेकिन हमें पता है ये फोटोग्राफ और यू सेम तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो अगर सेम नहीं हो सकते तो लिख दो लुक लाइक यू, दिस फोटोग्राफर डज नॉट लुक लाइक यू। तो लुक लाइक जो होती है वो सिमिलरिटी शो करती है अपीयरेंस की, और लुक जो होती है वो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बना देती है, उसका मतलब हो जाता है कि ये पर्सन सेम है। हाँ, लुक्स लाइक, इसमें लुक्स आएगा ना, उसमें लुक्स क्यों आएगा, डज नॉट लिखा है बेटा, उसके बाद लुक आएगा। डू डज डिड मॉडल के बाद बेस फॉर्म लिखा करो, इंट्रांसिटिव है तभी तो प्रिपोजिशन आई। अगला देखो, दे हैव बोर्न अ ग्रज अगेंस्ट मी एवर सिंस दे दैट डे। अब देखो यहाँ पे हमें वर्ब की जरूरत है पार्टिसिपल की, वर्ब की, हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो बी और एनी बॉर्न लिखो, बॉर्न का मतलब कैरिड। अगला देखो, आई नेवर थॉट आई कुड मेक इट एज एन एक्टर बट माई पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव्ड मी। इसका आंसर अपने आप बताओ। अबे किसी के अकल में आया हो तो बोलो, क्या है इसका आंसर? हाँ, बहुत बड़े वाले हो तुम लोग, तेरा मुंह नहीं आएगा सर लो। तुम बेइज्जती करवाता था तू भोपाल। एक मूवी है अगर तुमने देखी हो, पोस्टर बॉयज, ठीक है, हाल फिलहाल में जो कॉमेडी मूवीज आई उनमें अच्छी है। तो उसमें वो होता है क्या नाम, अरे वो जो लक्ष्मण बनता है उसमें, गोलमाल में, तुषार कपूर हिला हुआ है क्या? वो तो लकी बनता है। अरे वो है क्या नाम, उसका नाम अजीब है थोड़ा सा, तलबड़े, श्रेयस तलबड़े है ना, तो वो है उसमें। अच्छा, वो ये वो बना होता है वसूली एजेंट वगैरह, मतलब लोगों जो अपना वो ईएमआई वगैरह नहीं भरते उनसे पैसे वसूलता है। तो इसके दो चेले होते हैं, वो इसने पाल रखे होते हैं, ठीक है। वो चेले ऐसे बोडम टाइप होते हैं, होता ये भी बोडम ही है, ठीक है, वो इससे भी बड़े वाले होते हैं। तो पता नहीं एक जगह कहीं पे जाता है ना, तो लोग इसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, श्रेयस तल पड़ेगा, कोई ऐसा कमेंट मार देता है बेइज्जती वाला, ठीक है। वो दोनों देवल भाई होते हैं, तो उनसे कहता है तुम्हारी तो फोटो ठीक है पोस्टर में, इसकी क्यों छपवा दी, ठीक है। तो उसको जेयर करता है। तो उसके चेले होते हैं, वो कहते हैं भाई की बेइज्जती का वैसे ही क्या रिचार्ज कम है जो तू और ऊपर से टॉपअप मार रहा है, ठीक है। वो कहते हैं इसकी पहले इतनी बेइज्जती हो रखी है, तू और ऊपर से टॉपअप करे जा रहा है। नहीं समझ में? देहाती हूँ, मुझे भी कई बार लगता है मैं भैंस के आगे बीन बजाता रहता हूँ, मतलब भैंस को कुछ पता ही नहीं चलता, क्या बता दिया क्या कह दिया, कुछ पता नहीं। नहीं, ऐसी तैसी कराओ। अगला क्वेश्चन देखो, आई नेवर, ये आंसर लिख दो, बिलीव्ड इन मी। बिलीव का मतलब अगर हो टू कंसीडर समथिंग ट्रू, तो ये ट्रांसिटिव होते हैं। अगर बिलीव का मतलब हो किसी चीज को सच मानना, अगर बिलीव का मतलब भरोसा करना हो, किसी में फेथ रखना हो, तो इसके बाद प्रिपोजिशन इन लिखा करो। यहाँ पे बिलीव का मतलब है टू हैव फेथ, माई पेरेंट्स ऑलवेज हैड फेथ इन मी, ये मीनिंग है। तो बिलीव के साथ प्रिपोजिशन इन लिखो। अगला देखो, द हॉल ऑफ द ओल्ड हाउस वॉज ओपनड टू द स्काई। अब हमने वॉज का ओपन लिखा, ठीक है। तो अगर हम ओपनड लिख रहे हैं तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब ये एक्शन। क्या वास्तव में किसी ने हाउस के हॉल को ऊपर से ओपन किया होगा या वो ओपन रहा होगा? रहा होगा। ये जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये स्टेट है या एक्शन है? स्टेट है, तो केवल एडजेक्टिव लिखो, पास्ट पार्टिसिपल मत लिखो, ओपन लिखो, ओपन हटा के ओपन। द हॉल ऑफ द ओल्ड हाउस वॉज ओपन टू द स्काई। अगला देखो, द ट्रेन वॉज अराइव्ड एट द स्टेशन 2 hours लेट। अराइव इज इन इंट्रांसिटिव वर्ब, डोंट यूज इन पैसिव वॉइस, ड्रॉप वॉज। अराइव इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, पैसिव वॉइस में मत लिखा करो। फाइनली ही रिमेंबर्ड द टाइनी डिटेल दैट हैड अलूडेड हिम द नाइट बिफोर। अब देखो, एक वर्ब है हमारे पास अल्यूड, और एक वर्ब है इल्यूड। अभी जो अल्यूड वर्ब होती है ना, इसका मतलब होता है टू रेफर टू, मतलब किसी चीज को क्वाट करना, उसका रेफरेंस देना, इनडायरेक्ट एग्जांपल देना, ये मतलब होते हैं। अच्छा, इल्यूड वर्ब जो होती है ना, इसका मतलब होता है टू इवेड, टू एस्केप, किसी चीज का एस्केप हो जाना, ये, या बचना किसी चीज से, अवॉइड करना। तो इल्यूड वर्ब का मतलब होता है इवेड, एस्केप। अल्यूड का मतलब होता है टू रेफर टू, किसी चीज का एग्जांपल देना, रेफरेंस देना, ये। बोलने में एक सी लगती है लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इस पे आओ।
इसमें देखो क्या कह रहे हैं, फाइनली ही रिमेंबर्ड द टाइनी डिटेल, मतलब वो उसको डिटेल छोटी सी जो भी रही होगी वो बाद में याद आ गई। दैट हैड अलूडेड हिम द नाइट बिफोर, जो मतलब एक दिन एक रात पहले उसके दिमाग से निकल गई होगी, इवेट कर गई होगी, एस्केप कर गई होगी। तो जो अलूडेड लिखा ना इसे हटाओ, इल्यूड लिखो। दैट हैड इल्यूडेड हिम द नाइट बिफोर, तो इसका मतलब रहेगा दैट हैड एस्केप्ड हिम द नाइट बिफोर। चलो, तो बाकी अपना रिवीजन रिवीजन करना, ये लो बच्चे। अब बाकी कल मिलते हैं, आज के लिए सभी को बाय। भाई आदमी इतना डाउट करता है आजकल।